नमस्कार दोस्तों, मैं आईसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूं सफलता एजुकेशन में। मेरे भाई, इस वीडियो के लेक्चर में, इस सेशन में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें मेरे भाई आपको आवेश का रैखिक घनत्व क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, आवेश का आयतन घनत्व क्या है, ठिकाना, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कि आवेश का क्वांटीकरण होता है कैसे, अब प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होते हैं कैसे, ठीक है ना, फोटोन पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है क्यों, ये सब रीजन को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई, समय को ठीक है ना बचाते हुए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, आपका चला था पिछले क्लास जो, हाँ ना, हमने बताया था आवेश क्या है, घर्षण, चालन और प्रेरण विधि कंप्लीट किए थे और प्रॉपर्टी कंप्लीट किए थे। ये वाला में चलेगा 4 नंबर में। मेरे भाई आपसे पूछेगा आवेश का रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व से आप क्या समझते हैं, जिसको मेरे भाई क्या समझते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको अंग्रेजी में मेरे भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब इसको कैसे आंसर करेंगे वो देखिए। तो मेरे प्यारे भाई, रैखिक का मतलब होता है रेखा, रैखिक का मतलब क्या होता है, रेखा, और रेखा का मतलब ये लाइन, लाइन मेरे भाई लंबाई से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ही चलेगा प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। रैखिक माने रेखा, रेखा माने लाइन, लाइन मेरे भाई लंबाई से रिलेटेड है। तो इससे बोलना है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आंसर करना पड़ेगा प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान को आवेश का मान को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और इसे लिम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, और इसे लिम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। फॉर्मूला है मेरे भाई लिम्डा बराबर क्यू बटा एल। लिम्डा बराबर क्या जी, क्यू बटा एल। आपसे पूछेगा कि क्यू क्या है मेरे भाई, तो आवेश है, एल क्या है मेरे भाई, तो लंबाई, एल क्या है जी, लंबाई। तो ये मेरे भाई इसका डिफिनेशन रहा। इसमें कुछ और पूछता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ये सदिश है कि अदिश है। तो हम ये तीनों पॉइंट को जो हाँ ना इसमें लिख देते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा। पहला पॉइंट, यह एक अदिश राशि होता है, यह एक क्या होता है, अदिश राशि होता है, यह एक अदिश राशि होता है। मेरे भाई दूसरा में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एसआई मात्रक पूछेगा, इसका एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक मेरे भाई कूलम्ब बटा मीटर होता है, या इसी को ऊपर लिखेंगे तो कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा, कूलम्ब अपॉन मीटर, जिसको कूलम्ब पर मीटर कहते हैं, कूलम्ब पर मीटर होता है। तीसरा मेरे भाई आपसे पूछेगा कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है,
इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका विमीय सूत्र मेरे भाई, कूलम्ब का मेरे भाई IT लिखेंगे और लंबाई का L होगा, तो L ऊपर आएगा तो L पर पावर -1 AT, या इसी को लिख सकते हैं L पर पावर -1, A को I भी लिख सकते हैं तो IT हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपका आवेश का रैखिक घनत्व कंप्लीट हुआ। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। और मेरे भाई लेमडा बराबर Q/L, यह एक अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब/मीटर होता है। विमीय सूत्र आप देख सकते हैं, फॉर्मूला से निकालेंगे। 5 नंबर में बात करेंगे तो आपसे पूछेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है? तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर एकदम उसी प्रकार से, यहां पर बस एरिया से बात करेंगे। इसमें बोला जाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान को, आवेश का मान को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। मेरे भाई प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर मेरे भाई Q/A होता है। Q/A पूछेगा कि Q क्या है मेरे भाई, तो Q आवेश है जी। Q क्या है? आवेश। A क्या है मेरे भाई, तो ये क्षेत्रफल है जी, सतह का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब इसमें मेरे भाई 3 पॉइंट और लिखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे पहला पॉइंट, यह एक सदिश राशि होता है, सॉरी यह एक अदिश राशि होता है। यह एक क्या होता है जी? अदिश राशि होता है। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, इसका एसआई मात्रक। आपसे पूछेगा इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो कूलम्ब/मीटर²। कूलम्ब आवेश का कूलम्ब और एरिया का मीटर², इसी को आप लिख सकते हैं कूलम्ब/मीटर²। कूलम्ब/मीटर² होता है। तीसरा मेरे भाई, इसका विमीय सूत्र पूछेगा आपसे। इसका विमीय सूत्र L/2 AT, या मेरे भाई L/2 A की जगह पर IT लिख सकते हैं, ये होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5 के बाद 6 नंबर की ओर। आपसे पूछेगा कि आवेश का
आवेश का आयतन घनत्व क्या है, या आवेश का आयतन घनत्व से आप क्या समझते हैं? आवेश का आयतन घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो मेरे भाई इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे आप। आयतन में आपको आयतन से बात करना है, क्षेत्रफल में आपने क्षेत्रफल से बात किया, तो आयतन में हम लोग आयतन से बात करेंगे। और रेखीय में रेखा यानी लंबाई, लंबाई से बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ आयतन है मेरे भाई, तो हम लोग आयतन से बात करेंगे कैसे? प्रति एकांक आयतन में आवेश का मान को, आवेश का मान को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। और इसे रो, मेरे भाई बैठ के रो, देखिए सिंबल रो का, कोई बच्चा जो कि एकदम रो रहा, तो ये रो को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे। रो को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, सूचीकरण करेंगे, सांकेतिक देंगे, ठीक है ना। और इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, रो द्वारा सूचित किया जाता है। फॉर्मूला पूछेगा कि रो का फॉर्मूला क्या होता, तो क्यू बटा भी मेरे भाई, क्यू बटा भी, क्यू बटा भी। आपसे पूछेगा क्यू क्या है, तो आवेश है। भी पूछेगा मेरे भाई, तो क्या बोलेंगे? आयतन। इसमें भी आपसे 3 गो पॉइंट पूछेगा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, और तीनों पॉइंट को हम लिखवा देते हैं। एकदम सिंपल है। आवेश का रैखिक घनत्व कहेगा तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, और इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है, लेमडा बराबर क्यू बटा एल। पृष्ठीय कहेगा तो पृष्ठीय, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें बोलना प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। ये लास्ट वाला क्या, आवेश का आयतन घनत्व। तो मेरे भाई आयतन से रिलेटेड बात कर रहा, तो इसमें बोलेंगे प्रति एकांक आयतन में आवेश का मान को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, रो बराबर क्यू बटा भी। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पॉइंट है, पूछेगा कि यह एक क्या है, सदिश राशि क्या अदिश राशि, तो बोलना है यह एक अदिश राशि होता है, यह एक अदिश राशि होता है। दूसरा पूछेगा मेरे भाई, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक कूलम बटा मीटर क्यूब, या इसी को ऊपर लिखेंगे तो कूलम पर मीटर क्यूब लिखाएगा, कूलम बटा मीटर क्यूब होता है। तीसरा पॉइंट मेरे भाई, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र की बात करेंगे तो एल पर पावर -3 ए टी एल पर पावर -3 आई टी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई एकदम समझ में आ रहा होगा। मेरे भाई समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे भाई अब कुछ क्वेश्चन आता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है कैसे, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये 7 नंबर में चलेगा। आपसे पूछेगा आवेश का क्वांटीकरण होता है,
आवेश का क्वांटीकरण होता है। कैसे? इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो आप मेरे भाई जवाब देंगे कि देखो भाई, हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूरा पूरा होता, पूर्ण गुणज के रूप में होता, जिससे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एनी, Q बराबर प्लस माइनस एनी। इसको लिख सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात मेरे भाई आप लिख देंगे कि किसी वस्तु पर आवेश जो आना एनी के रूप में होता है, ठिकाना, जहां मेरे भाई एन क्या है, तो बोलना है कि ये पूर्णांक है। क्या है जी? पूर्णांक है, जिसका मान प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, इस तरह से आगे जाता। तो इस प्रकार से आप इसका रीजन दे सकते हैं मेरे भाई। किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिससे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात Q बराबर एन, या यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन। ये मेरे भाई प्लस माइनस दे दिए तो यहाँ पर प्लस माइनस हटाना पड़ेगा, और नहीं दिए तो एन का वैल्यू में प्लस माइनस देना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा एलर्जी नहीं होना चाहिए, ये आपका मर्जी है, जो दोनों चलेगा। लेकिन कंडीशन है, एन देंगे तो एन का वैल्यू ऐसे देंगे तो इनका वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा? चलिए बुआ, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 8 नंबर में कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखें। या इसी को लिख सकता मेरे भाई, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होते हैं कैसे? तो यही इसी का रीजन देना है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है ना। या इसी को मेरे भाई ऐसे भी सवाल पूछ सकता कि प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होते हैं कैसे? दोनों का मतलब सेम ही मेरे भाई, दोनों का मतलब सेम ही है मेरे भाई। इसको लिखेंगे हम लोग रीजन में, प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होते हैं, क्योंकि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता,
और न ही इसे नष्ट किया जा सकता, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। मेरे प्यारे भाई, ये दोनों का आंसर आप इस प्रकार से देंगे कि प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होते हैं, क्योंकि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं मेरे भाई एकदम लैंग्वेज को सॉफ्ट कर दिए मेरे भाई। आप जो हाँ ना 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और ये जो भी वीडियो बन रहा है मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो भी डिस्कशन है वो सब डिफिनेशन टाइप का है, ठीक है ना। तो 8 हम कंप्लीट कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग कूलम्ब के नियम की ओर। किधर की ओर मेरे भाई? कूलम्ब के नियम की ओर। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद मेरे भाई हम लोग बात करेंगे 9 नंबर में, स्थिर विद्युत के लिए कूलम्ब के नियम को लिखें। 8 तक कंप्लीट हो गया, 9 में आ जाओ। आपसे सवाल करेगा स्थिर विद्युत के लिए कूलम्ब के नियम को लिखें। स्थिर विद्युत के लिए कूलम्ब के नियम को लिखें। कूलम्ब के नियम को लिखें। मेरे भाई कैसे लिखना है? तो कूलम्ब साहब के प्रयोग में जो हाँ ना क्या क्या बात आया है उसको एक बार मेंशन कर देते हैं। कूलम्ब साहब प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती आ रहा था, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जो विद्युतीय बल लग रहा था वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा था। तो ये इनका प्रयोग से इनका नियम बना है मेरे भाई। तो आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे भाई। यहां से शुरू करो। समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान
दोनों आवेशों को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली, ये नहीं लिखना, इसको लास्ट में लिखना, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती गुणनफल के समानुपाती होता है और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आपको मेरे भाई बहुत स्लो लगेगा तो आप वीडियो को जो हाँ ना 1.5x या 2x के स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, रेखा के अनुदिश कार्य करता है। रेखा के अनुदिश कार्य करता है, रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये इनका फुल डिफिनेशन था मेरे भाई, ठीक है ना। अब इनका देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। अभी कूलम्ब का नियम ही चल रहा है। इन्होंने ये बताया कि यहाँ परियावेश Q1 है और यहाँ परियावेश क्या है, Q2 है। इसके बीच का दूरी क्या है, R है। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम से अगर चलेंगे तो इन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मेरे भाई ये समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट देंगे। ये कांस्टेंट आता 1/4πε और Q1 गुना Q2 बटा क्या, R²। ये बताए मेरे भाई। इतना ही नहीं, इसके बाद इप्सलन क्या है जी, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है ε0 × εr। मेरे प्यारे भाई अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कांस्टेंट है 1/4πε, तो यहाँ पर समानुपाती हट जाएगा, बराबर आ जाएगा। एप्सलन क्या है, तो इसका एक फार्मूला होता है ε0 × εr। इसके बाद मेरे भाई F बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 × εr। Q1 Q2 बट्टा क्या जी, R²। लेकिन मेरे भाई बात को समझिएगा, हवा, मुक्त आकाश या निर्वात, ये बउआ ये सब माध्यम आएगा। निर्वात अगर इस प्रकार का माध्यम आएगा तो इसके लिए εr का वैल्यू 1 होता है। बात को समझेंगे, εr का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है मेरे भाई। ठीक है ना। ये हवा बोलेगा, मुक्त आकाश बोलेगा, निर्वात बोलेगा मेरे भाई। ये तीनों के लिए अगर बात करेंगे तो εr का वैल्यू जो है ना वो 1 होता है। हम इसको भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आगे। आपका ये भी सवाल पूछता है
ये तीनों माध्यम के लिए बात करेंगे तो वो 1 होता है। क्या होता है? वो 1 होता है। तो यहाँ से फोर्स मेरे भाई हो जाएगा, फोर्स मेरे भाई हो जाएगा क्या जी? पीला कलर से लिखते हैं, वो 1/4πε0 इंटू 1 Q1 गुना Q2 बटा क्या जी? R²। अब इसी को मेरे भाई फ्रेश करके लिखते हैं 1/4πε0, वो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा क्या जी? R²। इसको K मान लेते हैं हम लोग, तो K मान लेंगे तो K Q1 Q2 बटा R²। ये शॉर्टकट में फार्मूला हो गया, K Q1 Q2 बटा R²। ये मेरे भाई शॉर्टकट में फार्मूला हो गया। इसमें जो हाँ ना K की बात करेंगे तो 1/4πε0 को माना गया, जिसको कुलम नियतांक बोलते हैं, और इसका मान 9 गुना 10 के पावर 9। मेरे भाई इसका मान 9 गुना 10 के पावर 9 होता। यूनिट की बात करेंगे तो मेरे भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलम्ब स्क्वायर होता। तो मेरे भाई ये भी नीचे वाला याद रख लेंगे। ये आपका कुलम्ब का नियम कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप लिखेंगे तब जाकर के कुलम्ब का नियम मेरे भाई कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आपको ये शक वगैरह लग रहा होगा कि इप्सिलॉन नॉट क्या है सर, इप्सिलॉन आर क्या है, तो ये सबको हम डिफाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सबको नोट में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से लेकर के जो हाँ ना मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये आपका डिफिनेशन रहा और उसके बाद इसका कैलकुलेशन ये रहा। तो ये पूरा कुलम्ब का नियम हो गया। अब इसमें जो हाँ ना कुछ नोट पॉइंट बन रहा है उसको हम लिख देते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम करेगा। मेरे प्यारे भाई आपसे पूछेगा कि इप्सिलॉन नॉट क्या है। पहले इप्सिलॉन बताते हैं हम। इप्सिलॉन क्या है? तो इसको विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता बोला जाता है। पूछेगा कि इप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे विद्युतशीलता नियतांक। विद्युतशीलता नियतांक, जिसका मान मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 8.85 गुना 10 के पावर -12 कुलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसका यूनिट चेंज करके लिख सकते हैं 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड बटा मीटर। इसका दो यूनिट होता है, एक ये होता है एक ये होता है, दोनों सेम ही चीज़ है। कुलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को फैराड बटा मीटर कहते हैं, फैराड बोला जाता है। एक इसका और मान होता, इसका एक और मान मेरे भाई 36 पाई गुना 10 के पावर 9, ठीक है ना, 36 पाई गुना 10 के पावर 9, लेकिन एक बटा ये बटा में होता है, 1/36 पाई गुना 10 के पावर 9। और यूनिट की बात करेंगे तो आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, कुलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद मेरे भाई आपसे पूछेगा कि इप्सिलॉन आर क्या है, तो इसको हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना। ये अलग है मेरे भाई, इसी का एक और नाम है परावैद्युतांक। क्या नाम है जी? परावैद्युतांक, ठीक है ना, या माध्यम का परावैद्युतांक। तो इस प्रकार से ये सब का नाम है। इसका मान मेरे भाई याद रखिएगा, देखिए ये भी होता है, ये सेम ही चीज लिखे, एक ये होता है विद्युतशीलता नियतांक का। मेरे भाई आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा, तो मेरे भाई एकदम समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हाँ ना ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता कि विद्युतशीलता नियतांक का मान कितना होता है, तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 बोलेंगे, या कभी कभी ऐसे हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो आपका जो हाँ ना यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया 9 तक। अब हम लोग जो हाँ ना 10 नंबर में सीखेंगे, ये लास्ट है, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। अभी जो हम लोग सीखे थे, देखे थे इप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युतांक क्या है, परिभाषित करें, ये सवाल रहेगा मेरे भाई।
मेरे भाई आपसे पूछेगा कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इप्सिलॉन आर क्या है, इप्सिलॉन आर क्या है। तो अभी हमने फार्मूला देखा था कूलम के नियम में कि इप्सिलॉन बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है जी, ये विद्युतशीलता है, और ये क्या है, विद्युतशीलता नियतांक है मेरे भाई। तो इसी के फॉर्म में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। इसमें बोलेंगे विद्युतशीलता, ध्यान से देखना है, इप्सिलॉन आर बराबर क्या है, इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता जिसको इप्सिलॉन बोलते हैं, और विद्युतशीलता नियतांक जिसको इप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात, बटा में न था, अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और इसे इप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता, इप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता, इप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है मेरे भाई। यहां लिख देते हैं। आपसे पूछेगा फॉर्मूला कि इप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, तो आपको बोलना है इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाई। पूछेगा कि इप्सिलॉन क्या है, तो ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है विद्युतशीलता है जी। इप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे भाई, तो इसको बोलना है विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक, ठीक है ना। इसका मान अभी हमने बताया था मेरे भाई, याद रखिएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, और इसे इप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है, इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन मेरे भाई अलग अलग पदार्थ के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। और ये मेरे भाई इसके नीचे हम नोट पॉइंट लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। पहला मेरे भाई आपसे पूछेगा हवा या मुक्त आकाश, या निर्वात, ये तीनों के लिए पूछेगा मेरे भाई, तो इप्सिलॉन आर का मान मेरे भाई 1 होता है। क्या होता है, 1। दूसरा मेरे भाई आपसे पूछेगा जल के लिए, जल का मतलब मेरे भाई पानी, पानी के लिए क्या होता है, तो पानी के लिए मेरे भाई होता है 81, बहुत इंपॉर्टेंट है, 81 होता है पानी के लिए। तीसरा में आ जाओ चालक, या मेरे भाई आपको धातु बोल देगा, चालक बोले या धातु बोले, चालक या धातु के लिए अगर बात करेंगे तो इसका मान मेरे भाई अनंत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक या धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है मेरे भाई। हवा मुक्त आकाश निर्वात के लिए इप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 होता है, जल के लिए 81 होता है। उसके बाद मेरे भाई आपसे पूछेगा चालक के लिए तो अनंत होता है, लेकिन इन सब से अलग, इन सब पदार्थ से अलग पदार्थ के लिए, यानी कि अन्य पदार्थ के लिए इससे हट के रहेगा, यानी कि अन्य पदार्थ रहेगा, इसके अलावा रहेगा, तो अन्य पदार्थ के लिए मेरे भाई
इप्सिलॉन आर का मान, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से बड़ा और अनंत से छोटा होता है। 1 से मेरे भाई बड़ा और अनंत से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ना, ये नोट पॉइंट था जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इस लेक्चर में बस इतना ही। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, डिफिनेशन अच्छा लगा होगा, भाषा अच्छा लगा होगा मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सारे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।